हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं 11वीं के जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में शामिल किए गए हैं, क्योंकि अपन चर्चा करेंगे सारी सिलेबस टू सिलेबस। अपना प्रयास ये रहेगा कि आपको कंप्लीट आपके सिलेबस से जो चीज़ है वो आपको कंप्लीट करवाई जाए। एक तरीके से आपको हर वो चीज़ बताई जाए जो आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे बुक्स भी आती हैं, मार्केट में भी बुक्स आती हैं, आपके पास भी होंगे, आप भी लगातार पढ़ते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आप पढ़ते रहें, है ना। क्योंकि जब कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन में जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए, एक सिलेबस के बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ एक्स्ट्रा अपन को पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वो आपको लगता है कि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम होल्डर है, जो एग्ज़ाम करवा रही है, यानी आरपीएससी को लगता है, क्योंकि आरपीएससी के तो दिमाग में रहता है, तो उनको तो लगता है कि भाई ये आपके सिलेबस में है। जो पेपर सेटर होते हैं वो इस तरीके की बातें बताते हैं। तो अपने को प्रयास करना है कि अपन सिलेबस के अलावा भी थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है उनका अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसका अपने को बेनिफिट होगा, है ना। तो ठीक है, आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और आप लगातार तैयारी कर रहे हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस बार आपका चयन हो जाए, और उसके लिए भाई आप हमारे साथ जुड़ जाइए। थोड़ा सा आपको इतना सा काम करना, अपने इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। लगातार आपको जो भी नई अपडेट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, इसके अलावा कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के अपने जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। पिछले सेशन में अपन ने चर्चा की थी कि भाई लेखांकन और पुस्तपालन में क्या अंतर होता है ना। इसके अलावा लेखांकन के प्रकार या उसके उपक्षेत्र, आपको याद होगा कि अपन ने देखा था कि भाई लेखांकन के 4 प्रकार या उसके उपक्षेत्र होते हैं, जिसमें आपका जो वित्तीय लेखांकन उसका एक भाग था, आपका लागत लेखांकन उसका एक भाग था, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका एक भाग था, और एक सोशल अकाउंटिंग है वो इसका भाग था। यानी 4 तरीके के प्रकार कह दो या उपक्षेत्र है वो इसमें दे रखे। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन से प्रकार हैं, कौन से उपक्षेत्र हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपन पढ़ते हुए चलेंगे तो अपनी क्या टोकरी फुल हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ पढ़ लेंगे और फिर अगर आरपीएससी घुमा के भी पूछेगी ना तो भी अपन उसका आंसर है वो इजीली दे सकेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं कि आप लेखा शास्त्र और अन्य शास्त्र, है ना, लेखा शास्त्र और अन्य का है वो अन्य शास्त्र के साथ क्या संबंध हो सकता है ना। कि लेखांकन प्रणाली को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमें अन्य संबंधित जो शास्त्र है ना उनको समझना होगा। उसमें आपके कितने आते हैं, मुख्य रूप से आपका गणित है, स्टैटिक्स है, अर्थशास्त्र है, प्रबंध शास्त्र है, विधि शास्त्र है, समाज शास्त्र, उनको शामिल किया गया। इनकी थोड़ी सी अपन डीपली चर्चा कर लेते हैं ताकि अगर यहाँ से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो अपने को ये नहीं लगे कि भाई ये चीज़ अपने ने नहीं पढ़ी है और अपन इसका जवाब दे सके। ठीक है, अब देखो इसमें आता पहला क्या है, लेखांकन एवं गणित, यानी अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स का क्या संबंध हो सकता है ना। आपको कोई पूछ ले हिस्ट्री और मैथ का कोई संबंध है क्या, पॉलिटिकल और मैथ का कोई संबंध है क्या, पूछ सकता है ना। लेकिन आप वहाँ क्या कहोगे, नहीं नहीं इनमें तो ऐसा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स का काम अलग ही है और हिस्ट्री का काम अलग ही है। लेकिन अपनी कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी है वो उस मैथ के साथ भी जोड़ी जाती है, क्योंकि जो मैथ की जो टेक्निक है वो अपनी अकाउंटेंसी में भी काम में आती है। अब देखो इसमें क्या है कि लेखांकन प्रणाली में अनेक प्रकार की गणनाएं होती हैं। आपको पता है कि भाई लेखांकन में कैलकुलेशन खूब है, ब्याज की गणना है, पूंजी पर ब्याज की गणना है, आहरण पर ब्याज की गणना करनी है, उनकी टोटल अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है, यानी कैलकुलेशन खूब है ना, गणनाएं की जाती है जिसमें आपका जोड़ है होता है, बाकी है, गुणा है, भाग है, आदि का ज्ञान गणित से ही आता है। इसलिए हो गया ना गणित के साथ संबंध, है ना।
गणित के साथ इनका संबंध हो गया ना, क्योंकि अगर आपको जोड़ नहीं आता, गुणा नहीं आता, भाग नहीं आता है, तो फिर आप अकाउंटिंग कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको पहले गणित आती है, तब आप अकाउंटिंग सही तरीके से कर पाओगे। अतः गणित और लेखांकन में संबंध है वो स्थापित होता, उनके मध्य क्या रिलेशन है। ऐतिहासिक वित्तीय आंकड़ों का मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाकर व्यवसाय की वर्तमान आर्थिक स्थिति ज़्यादा सही तरीके से जानी जा सकती है। कब होगा, जब आपको मैथमेटिकल नॉलेज होगा, किस तरीके से आंकड़ों के साथ तालमेल बैठाना, कौन से आंकड़े का अलग प्रभाव पड़ता है। तो जो ऐतिहासिक आंकड़े कौन से हैं, जो हिस्टोरिकल आपके वित्तीय आंकड़े होते हैं, उनका किसका मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बैठाया जाता है और उससे व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है उसको वहां पर क्लिफायर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्याज की गणना है, आपकी मूल्य ह्रास की गणना है ना, लाभ हानि की गणना है, कमीशन और दलाली की गणना है, संपत्ति और दायित्व के सही मूल्य की गणना है आदि गणित के बिना संभव नहीं है। ये सारी किसके बिना संभव नहीं है, अगर आपको मैथ आती है तभी ये चीज़ कर पाओगे, अगर मैथ नहीं आती है तो ये चीज़ आप नहीं कर पाते हो। तो इसलिए अपने पास एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, क्या अकाउंटिंग का मैथ के साथ संबंध है, तो यह संबंध है। इसके ये तर्क वितरक हो सकते हैं, क्योंकि कथन और कारण भी आते हैं, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन कथन कारण का बन सकता है। तो इसलिए अपने को यह मानना है कि लेखांकन और गणित का संबंध है। क्लियर है। आगे अब आ गया 2 नंबर, कौन सा, लेखांकन और सांख्यिकी, यानी अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के मध्य क्या संबंध है ना। लेखांकन और सांख्यिकी के मध्य क्या संबंध है, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स के मध्य क्या संबंध है। इसमें क्या है कि लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत सूचनाओं को सारांशित करना होता है। क्या करते हैं, लेखांकन में जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, सार गर्भित करते हैं। अपने पास आंकड़े तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं, उनको सारांशित करते हैं। तो सारांशित करना अकाउंटिंग में काम में आता है। फिर उसका क्या करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, है ना, उनका फिर क्या करेंगे, निर्वचन करेंगे, और फिर उसको प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी उन्हें प्रकट करेंगे। ये सारे महत्वपूर्ण कार्य है वो किए जाते हैं, है ना। और प्रस्तुतिकरण हेतु आपको अनेक प्रकार की जो टेबल है, ग्राफ है, आकृति है आदि बनाकर संक्षेप में अधिक जानकारी प्रदान की जाती है। और ये सब कार्य क्या होता है, सांख्यिकी सिद्धांत के आधारों पर किया जाता है ना। इसमें जैसे आपका समांतर माध्य है, मध्यिका है ना, इसमें आपका बहुलक है, इसमें आपकी जो सारणी बनती है ग्राफ बना के वो सारणी होती है ना। इसमें आपका सह संबंध है, कोरिलेशन बोलते हैं, है ना। इसमें आपके और कौन कौन सा होता है ना, प्रमाप विचलन है, माध्य विचलन है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इसलिए जितने भी जो अपने पास आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को अपन तैयार करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, निर्वचन करेंगे और लास्ट में उनको प्रस्तुत किया जाएगा। ये सारा का सारा काम अपन किस में करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण किस आधार पे, टेबल के आधार पे, ग्राफ के आधार पे, आकृति के आधार पर, उसके जो बड़े आंकड़े होते हैं उनको छोटे आंकड़े में यानी एक टेबल के माध्यम से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए आपका लेखांकन और सांख्यिकी का संबंध भी स्थापित होता है। क्लियर है, क्लियर है सारी बात। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आता है लेखांकन और प्रबंध शास्त्र। यह तो कंपलसरी है, क्योंकि लेखांकन आपने खाते तैयार कर लिए, अगर लेकिन आपके व्यापार का मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो क्या आप उस व्यापार को सही तरीके से संचालित कर सकते हैं, आंसर आएगा नहीं। कारण क्या है कि मैनेजमेंट का होना नितांत आवश्यक है, और वो भी प्रभावी मैनेजमेंट का। अगर प्रभावी मैनेजमेंट है तो निश्चित रूप से उस व्यापार को आप ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मैनेजमेंट प्रभावी नहीं है तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है
जो आपके व्यापार की प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि व्यापार की प्रकृति कब होगी, जब आपका मैनेजमेंट है वो प्रभावी रहेगा, है ना। इसलिए इसमें क्या माना गया है कि प्रबंध को अपने निर्णय, है ना, डिसीजन कार्य हेतु लेखांकन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। कि अगर प्रबंधकों को निर्णय लेना है, क्योंकि प्रबंध लेखांकन में क्या आता है, निर्णय आता है ना, तो वो निर्णय लेना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए आपको लेखांकन सूचनाएं। और लेखांकन सूचनाएं आपके पास प्रॉपर रहेगी तो आप सही तरीके से निर्णय ले पाओगे, है ना। तो वो सूचनाएं कहाँ से मिलेगी आपको, लेखांकन से, जिसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट होंगे। तीनों के आधार पर आप क्या करोगे, उन सूचनाओं को इकट्ठा करोगे और उसके आधार पर अपना फैसला ले पाओगे। इसलिए क्या कहा गया है कि लेखांकन कार्य करने वाला व्यक्ति या लेखाकार प्रबंधकीय टीम का एक सदस्य होता है। लेखांकन का जो काम करता है ना, वो व्यक्ति जो आपकी मैनेजमेंट टीम होती है उनका मेंबर भी होता है, क्योंकि उस दोनों के साथ तालमेल बना के रखना जरूरी है। क्योंकि उस लेखाकार को पता होता है अपने ये जो आंकड़े हैं वो प्रबंधकों के काम में आएंगे, उनके द्वारा प्रभावी निर्णय लिया जाएगा। अतः उसे ये भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि प्रबंधक को कौन कौन सी सूचनाएं किस रूप में और कब चाहिए। ये चीज किसको पता होनी चाहिए, उस अकाउंटेंट को, उस लेखाकार को पता होनी चाहिए, क्योंकि वही तो बताएगा कि ये सूचनाएं अपन ने तैयार कर ली है और वो सूचना वो किनको उपलब्ध करवाएगा, प्रबंधकों को उपलब्ध करवाएगा। और उसी के अनुसार लेखाकार की सूचनाओं का संकलन कर उन्हें प्रबंध को उपलब्ध करवाना होता है। लेखाकार की जो सूचनाएं हैं उनका क्या करेगा, संकलन करेगा। लेखाकार तमाम जो सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा करेगा और उसके आधार पर जो सूचनाएं इकट्ठी हो गई उन्हें किससे सौंपेगा, वो प्रबंधकों को सौंपेगा और प्रबंधक है उनका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, है ना। और विश्लेषण करने के बाद फिर वो क्या सोचेंगे कि इसके बारे में, इसके द्वारा अपन क्या निर्णय ले सकते हैं जिसका फायदा अपने के व्यापारिक संस्था को हो जाए, तो उससे रिलेटेड वो क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेखांकन और प्रबंध का संबंध, हो गया ना, कन्फर्म हो गया ना। इसलिए अपन को ये भी मानना है कि लेखांकन और प्रबंध के मध्य भी संबंध होता है। बढ़े आगे, अगला पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, लेखांकन और अर्थशास्त्र, यानी आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी क्या संबंध हो सकता है ये देखना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, लेखांकन और अर्थशास्त्र दोनों का संबंध सीधा सा संबंध है। क्यों, क्योंकि लेखांकन के जितने भी जो खाते तैयार किए जाते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, आंकड़ों के आधार पर। और आंकड़े किस में होते हैं, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र है वो एक देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखो इसमें क्या होता है कि लेखांकन और अर्थशास्त्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि आय की चाहे धारणा हो, चाहे लाभ की धारणा हो, चाहे पूंजी की धारणा आदि अर्थशास्त्र के ज्ञान की से ही समझी जा सकती है। अगर आपकी आय की कोई अवधारणा है या कोई धारणा है, आपको लाभ कैसे मिला, आपकी पूंजी में वृद्धि कैसी हुई, ये सारे क्या है, ये अर्थशास्त्र के ज्ञान है। ये क्या ज्ञान तो अकाउंटिंग के, लेकिन जिसको अर्थशास्त्र आता है ना, अर्थशास्त्र के ज्ञान से ही समझी जा सकती है। क्योंकि अर्थशास्त्र है उन आंकड़ों को देश के विकास के लिए काम में लेता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में पूंजी एक वट वृक्ष मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पूंजी एक वट वृक्ष मानी जाती है। वट वृक्ष मतलब एक बड़े पेड़ के रूप में काम करती है। किसके लिए, उस व्यापार के लिए। क्योंकि व्यापार में पूंजी नहीं होगी तो उस व्यापार का संचालन कोरी मात्र कल्पना होगा कि अपन इसकी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। जब तक पूंजी नहीं होगी व्यापार नहीं चलाया जा सकता। इसलिए पूंजी उस व्यापार का वटवृक्ष होता है जो उस व्यापार को ऊंचाइयों तक लेके जाता है। ठीक है, आय या लाभ उस पर लगने वाले फल है। अच्छा, ये भी देखो, अर्थशास्त्र है वो क्या है, अर्थशास्त्र में पूंजी एक वटवृक्ष है और उस पर कोई आय होती है, लाभ होती है, वो उसके लिए क्या है, एक फल है, उस पर लगने वाला फल है। और वो फल किसे मिलेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, लगातार पढ़ता रहेगा तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए व्यापार में पूंजी है और अपने कंपटीशन में क्या है, मेहनत है। भाई जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उसमें आपका सिलेक्शन है वो आपका क्या होगा, आपका फल होगा, है ना। और वो फल है एक बार आपको मिल गया ना तो फिर जिंदगी भर आराम से बैठे बैठे आपको खाना है, उसमें फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन उस फल को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है, कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से फल आपका ही होगा, है ना। आगे बढ़े, आगे देखें, लेखांकन का कार्य करने वाले व्यक्ति को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और नियमों का भली भांति ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है कि भाई लेखांकन का जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है और उनके जो नियम है उनका उसे नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर नॉलेज है तो वो सही तरीके से उन आंकड़ों को तैयार करेगा और उन आंकड़ों को व्यापार के लिए भी काम में लेगा, ठीक है। पूंजी के अंतिम और प्रारंभिक शेषों के आधार पर अर्थशास्त्र में लाभ हानि को समझाया जा सकता है। जो पूंजी का ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ओपनिंग क्या होता है, व्यापार का स्वामी जब व्यापार में प्रवेश करता है, प्रवेश करते समय जो पूंजी लेके आता है वो ओपनिंग पूंजी होती है, और फिर वित्तीय वर्ष के समाप्ति के दिन लास्ट दिन बची है वो अंतिम होती है ना। तो वो उसके बाद क्योंकि अपना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है तो 31 मार्च को वो क्लोजिंग हो जाएगी, फिर अगले दिन यानी 1 अप्रैल को वो ही ओपनिंग हो जाएगी, और कुछ नहीं आती है तो उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो लेखांकन और अर्थशास्त्र में भी सीधा सीधा संबंध हो गया। आगे देखते हैं, लेखांकन और विधि शास्त्र में भी संबंध है क्या। तो विधि शास्त्र यानी लीगल, है ना, लीगल, तो इसमें भी तो देखो संबंध तो है ही ना। विधि शास्त्र में यानी आपका जो लॉ वगैरह है उससे रिलेटेड आपको संबंध होना चाहिए, है ना। लेखांकन कार्य करते समय देश में प्रचलित लेखा संबंधी कानूनों की पालना की जाना आवश्यक होता है। भाई अगर अपन प्रविष्टि कर रहे हैं तो उसमें जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है उसके द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको अपन को क्या करना होता है, फॉलो करना होता, उनको अपन को मानना होता और उसके अनुसार अपने काम करते हैं, ठीक है। उसके जैसे अगर ये अपने को पता नहीं है, लेखा संबंधी अगर कानूनों को हमें पता नहीं है तो अनेक प्रकार के जिसमें आपका आर्थिक दंड है, जुर्माना है, वो अपने को वहन करने पड़ सकते हैं, है ना। वो अपने को वहन नहीं करने पड़े इसलिए अपने को लॉ से संबंधित जो नियम सिद्धांत है उससे रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज अपने के पास होना चाहिए। लेखाकार को सभी कानूनी पहलुओं जिनका लेखांकन से संबंध है पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। लेखांकन के जो जितने भी पहलू है उनका पूर्ण ज्ञान उनको होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट कर पाएगा। इसमें कौन कौन से आपके अधिनियम है, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 है ना, आयकर अधिनियम 1961 है, बिक्री से संबंधित कोई कानून है, उत्पादन और वितरण से लागू होने वाला कोई कानून है, मजदूरी और बोनस से संबंधित कोई कानून है, ये सारे के सारे आपके क्या है, विधि से संबंधित है ना, लीगल लॉ से रिलेटेड है। तो इन लॉ का उस लेखाकार को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो इनमें गलती कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उस कंपनी पर जुर्माना भी लग सकता है, क्योंकि नियमों की अवहेलना होगी, और नियमों की अवहेलना होगी, सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जुर्माना लग सकता है। अगर आप कोई भी नियम तोड़ते, जैसे अपन ने देखा होगा भाई जो आपका ट्रैफिक नियम है, रूल है, वो अपन तोड़ते हैं तो अपने फाइन लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी ये नियम है कि भाई अगर आपने किसी प्रकार के जो नियम है, कानून है, उनका पालन नहीं किया और इसको पता नहीं है, फिर वो कहेगा मुझे पता नहीं है, तो ये नहीं चलने वाली, फिर उस पर वो जुर्माना है वो लगना ही लगना है। तो इस चीज़ को से बचने के लिए जो आपका लेखाकार है उसको प्रॉपर रूप से लेखांकन नियमों सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही वो समस्त प्रविष्टियों को करे, ऐसा उसको करना होगा, ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे आता है आपका लेखांकन एवं समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, है ना। आर्ट का विषय सोशियोलॉजी, इसका भी उसके साथ डायरेक्ट संबंध है, ठीक है। समस्त व्यापारिक क्रियाएं समाज में रहकर समाज द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करते हुए की जाती है। तो ये तो पता ही होता है, पता ही होता है ना, पता होता है। समस्त जो व्यापारिक क्रियाएं, समस्त व्यापारिक क्रियाएं हैं वो समाज में रहकर और समाज द्वारा प्रदत्त जो साधन है उनके उपयोग करने से होती है। आप अपनी कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं तो वो ज़मीन किसने दी, समाज ने दी। वहाँ का जो एनवायरनमेंट है किसने दिया, समाज ने दिया। वहाँ पर पानी है, सुविधा है, वो किसकी ओर से, भाई वहाँ के जो रहनवासी है उन्हीं की तरफ से है। तो अपन एक तरीके से जो भी चीज़ लेते हैं वो समाज में ही
मिलती है। तो समस्त व्यापारिक क्रियाएं समाज में रहकर समाज द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करते हुए की जाती है। समाज द्वारा उपलब्ध साधनों के बदले समाज व्यवसाय से यह अपेक्षा करता है कि समाज को न्यूनतम मूल्य पर श्रेष्ठतम वस्तुएं और सेवाएं व्यवसाय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएं। क्या हो, समाज को भाई व्यापार क्या करे, व्यापार क्या करे, व्यापार क्या करेगा भाई, व्यापार को व्यवस्थाएं तो समाज ने दे दी, लेकिन समाज उनसे ये अपेक्षा करेगा कि जो भी चीज मिले है ना उपलब्ध संसाधनों के बदले में वो क्या करे, समाज को न्यूनतम मूल्य पर बढ़िया वस्तुएं उपलब्ध करवाए, सेवाएं उपलब्ध करवाए। जैसे अपने गांव में कोई बैंक खुलती है ना, तो अपन उससे आशा क्या करते हैं कि भाई समय पर अपने को सेवा उपलब्ध करवाए। हॉस्पिटल खुलता है तो अपने क्या सोचते हैं कि भाई समय पर सेवा उपलब्ध करवाएं, है ना। किसी प्रकार की कोई वस्तु अपने गांव में आती है, अपने शहर में आती है, तो अपन चाहते हैं वो कम से कम कॉस्ट पे आए, है ना। उसके लिए अलग कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि कम कॉस्ट पर वो एक कस्टमर को उपलब्ध हो सके, ज़्यादा लाभ ना हो। कई बार अपन देखते हैं ना किसी वस्तु की मांग होती है तो लोग उसको जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, जमाखोरी बढ़ जाती है ना। इस वजह से उस वस्तु की रेट बढ़ती है, तो ये उस समाज के साथ धोखा होता है। तो इसलिए समाज में रहकर उन्होंने व्यवसाय किया है तो समाज को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो श्रेष्ठ वस्तुएं और सेवाएं व्यवसाय द्वारा उपलब्ध करवाई जाए, इस प्रक्रिया को सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को सामाजिक लागत या लाभ विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। व्यवसाय का यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि यह समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करे। क्या करे कि व्यवसाय का यह सामाजिक उत्तरदायित्व है कि यह समाज की हर अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करे। हर अपेक्षा यानी समाज से रिलेटेड जो भी समाज है, एक अपने लिए एक उस इन्वायरमेंट के लिए जो चीज़ सोचता है उनको वो पूरा करे। ठीक है, समझे बात। तो ये देखो, ये कुछ रिलेशन है अकाउंटिंग के अदर जो दूसरा फील्ड है, जिसमें आपका स्टैटिक्स है, जिसमें आपका अर्थशास्त्र है, जिसमें आपका समाजशास्त्र है, जिसमें आपका प्रबंध शास्त्र है, जिसमें आपका लॉ शास्त्र है, उनके साथ एक संबंध दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। अपने को क्या करना है, अपने को क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है तो हर पॉइंट है वो छूना है, और हर पॉइंट अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो अपन उसका जवाब भी दे सकते हैं, और अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो अपने वहाँ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो पैदा हो सकती है। तो इसलिए ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बताओ। और तो ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? तो समझ में आपको आ रही है तो अपने इस प्यारे से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, और वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, नई सूचनाएं मिले। और लगे रहो तैयारियों में, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।